Common ion effect. First of all, common ion. A similar ion produced by two different electrolytes when dissolved in the same solvent. तो कैसे सिमिलर आयन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी में हल कर रहे हैं एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये पानी में डिज़ोल्व होके एमोनियम आयन प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज़ एक्वस, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर जाएगा। अब इसी सॉल्यूशन में हम एमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व करते हैं, तो एमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व होके एमोनियम आयन दे जाएगा और साथ में क्लोराइड आयन दे जाएगा। तो अब जब हम ये चार आयन देखते हैं तो इनमें एक आयन एक जैसा है जो दोनों ने प्रोड्यूस कर दिया। सो एमोनियम आयन NH4 ये जो है कॉमन आयन है, कॉमन आयन, क्योंकि दोनों ने प्रोड्यूस किया। दिस इज़ दैट एमोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये पानी में डिज़ोल्व होके एसीटेट आयन देगा CH3COO नेगेटिव और साथ में हाइड्रोजन आयन दे जाएगा। इसी पानी में हम सोडियम एसीटेट हल कर जाते हैं, दैट इज़ सोडियम एसीटेट, तो ये एसीटेट आयन दे जाता है इसी सॉल्यूशन में और साथ में सोडियम आयन दे जाता है। तो अगेन सॉल्यूशन में हमें मिल रहा है एक कॉमन आयन, दैट इज़ एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। सो एसीटेट आयन इज़ कॉमन आयन इन दिस सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हुआ, तो ये सोडियम आयन दे जाएगा और साथ में क्लोराइड आयन दे जाएगा। और इसी ही कंटेनर में HCl डिज़ोल्व कर दें तो वो दे जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। अब अगर हम देखेंगे तो क्लोराइड इज़ द कॉमन आयन, तो यहाँ पे क्लोराइड एज ए कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ। तो ये हमने पहचान लिया कि व्हाट इज़ ए कॉमन आयन। अब ये कॉमन आयन तो हमने समझा, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट हमें ये दे जाएगा, द इफ़ेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू ए कॉमन आयन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल है और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये उस सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल है। तो इफ़ेक्ट ये हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन सॉल्वेंट को छोड़ के खुद आपस में मिलके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ही रहेगा। तो ये था उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से सप्रेस हो जाता है। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट का फुल फिनोमेना जो है वो इस तरह है कि व्हाट इज़ कॉमन आयन और फिर कॉमन आयन का इफ़ेक्ट क्या है। लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल और उसमें इसको मज़ीद समझते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगर हम समझेंगे तो एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ हो जाएगा कि ये एक पानी का कंटेनर और इसमें हम पानी डालते हैं, दिस इज़ वाटर इन इट, एंड सोडियम क्लोराइड इसमें हमने डिज़ोल्व किया। सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व होके प्रोड्यूस कर जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक्वस।
अब इसी कंटेनर में हम HCl डाल देते हैं। HCl भी डिज़ोल्व होके हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा। पहले जब हम देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व होके डिसअपीयर हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड था, डिसअपीयर यूँ हुआ कि वो सोडियम आयन एक्वेयस बनाता गया, क्लोराइड आयन एक्वेयस बनाता गया। एक्वेयस यानी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हमने इसमें HCl डाला तो HCl डिज़ोल्व होने के बाद हमें जो बीकर का बॉटम होगा उसके ऊपर इस तरह से क्रिस्टल बनने दिखाई देंगे। और ये क्रिस्टल जब हम देखेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल थे वही क्रिस्टल ये हो जाएंगे। यानी कुछ यूँ हुआ कि HCl डालने के बाद HCl आयोनाइज हुआ और हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन एक्वेयस बनाया। अब कॉमन आयन क्लोराइड बना। तो यानी हमारे राइट की तरफ प्रोडक्ट्स हैं, लेफ़्ट की तरफ रिएक्टेंट्स हैं। तो जब हम प्रोडक्ट में किसी का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो क्लोराइड आयन कॉमन है तो HCl डालने के बाद इसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया और अब एक रिएक्शन ने वापस जाना है। या तो H और Cl मिलके वापस जाके HCl बनाएंगे या फिर सोडियम और क्लोराइड वापस मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हमें मिला कि सोडियम क्लोराइड जो है वो वापस चला गया है। यानी जो सोडियम आयन सॉल्यूशन में मौजूद था वो क्लोराइड आयन से मिलता गया और वापस सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बनता गया। यानी सोडियम क्लोराइड वाज प्रिसिपिटेटेड। चलिए, ये तो हमने पढ़ा कि कॉमन आयन यानी इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में हमें ये मिल रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड अब इस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड जो है वो लेस सॉल्युबल है और जो HCl है इट इज़ मोर सॉल्युबल। यानी सोडियम क्लोराइड इस केस में है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी तरफ जो HCl है तो इस केस में इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस्ड हो गई और वो प्रेसिपिटेट हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा अब यहाँ प्रेसिपिटेट होगा। अमूमन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हुआ, HCl भी डिज़ोल्व हुआ, लेकिन इसमें किसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस्ड होगी। तो सॉल्युबिलिटी रूल्स, मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं, वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस कंडीशन में कौन सा मोर सॉल्युबल होगा, कौन सा लेस सॉल्युबल होगा। अब रीज़न समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्यों जो है वो सॉल्युबल हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ और हाइड्रोजन जो है क्लोराइड वो डिज़ोल्व फॉर्म में रहा। तो अगर हम हाइड्रोजन पॉजिटिव और सोडियम कैटायन यानी सोडियम पॉजिटिव इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हाइड्रोजन साइज़ में छोटा है और सोडियम जो है वो साइज़ में बड़ा है। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक ही है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर मोर चार्ज डेंसिटी है, मोर चार्ज डेंसिटी। और इस मोर चार्ज डेंसिटी की वजह से इट विल बी मोर हाइड्रेटेड, मोर हाइड्रेटेड। तो इस वजह से पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को घेर लेंगे
और सोडियम जो है उसके ऊपर लेस चार्ज डेंसिटी है, इट इज़ लेस हाइड्रेटेड। तो लेस हाइड्रेशन की वजह से सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रीज़न अप्लाई होता है कि हाइड्रोजन इज़ हैज़ ए मोर चार्ज डेंसिटी, सो मोर हाइड्रेटेड, और जो सोडियम है इट हैज़ लेस चार्ज डेंसिटी, इट इज़ लेस हाइड्रेटेड। एक और एग्जांपल देखते हैं इनसे रिलेटेड। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो ये एसीटेट आयन दे जाएगा और साथ में हाइड्रोजन आयन एक्वस। और रिमेंबर कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अब हम इसी सोल्यूशन में सोडियम एसीटेट सॉल्ट डिज़ोल्व कर लेते हैं तो वो डिज़ोल्व होके एसीटेट आयन बना देगा और साथ में सोडियम आयन, यानी आयन सारे हाइड्रेटेड होंगे। मैं वो एक्वस नहीं लिखता। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन आयन जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ एसीटेट आयन, ये कॉमन आयन हुआ। अब हमसे पूछा जाता है कि कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अलग होगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे पहचानेंगे? तो कॉमन आयन एसीटेट आयन CH3COOH, एसीटेट आयन, और इसके सामने जो अनकॉमन आयन है हाइड्रोजन आयन है और दूसरा जो है वो सोडियम आयन है। अब ये किसके साथ मिलके जो है वो अनडिसोसिएट होगा? तो रिमेंबर, जो एसीटेट आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस प्रोटॉन को अपने साथ टाइटली रखना चाहता है। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन को अपने साथ लगा देगा और इस तरह से एसीटिक एसिड वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, और जबकि सोडियम आयन और उसके एसीटेट आयन ये सॉल्यूशन में ही रहेंगे। दूसरी तरफ सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है एक वीक एसिड के साथ, तो इस वजह से ये डिसोसिएटेड फॉर्म में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये फिनोमेना अप्लाई किया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दे आर मोर सॉल्युबल कंपेयर टू द वीक एसिड एंड वीक बेसिस। अगला एक एग्जांपल देखें, उसमें एमोनियम क्लोराइड ये डाल दें तो ये एमोनियम आयन बना देगा और साथ में क्लोराइड आयन। इसी सॉल्यूशन में एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी आयोनाइज होके एमोनियम आयन दे चुका है और हाइड्रोक्साइड आयन दे चुका है। अब इस केस में सॉल्युबिलिटी ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सप्रेस्ड, यानी जो एमोनियम आयन है और हाइड्रोक्सल आयन है ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, यानी हमें ये मिलेगा कि एमोनियम आयन इन द सॉल्यूशन विल कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन और बन जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉलिड फॉर्म में। ये भी सॉलिड फॉर्म में है, जो एमोनियम क्लोराइड है, इसी तरह एमोनियम वो हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों जो है वो सोडियम एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट हुआ। तो यहाँ पे सॉलिड के केस में लैटिस एनर्जी हमें मदद देगा। लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो लैटिस एनर्जी अब किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी या तो उसके ऊपर चार्ज हो +1 +2 +3, इसी तरह -1 -2 -3, एक तो ये।
तो अब +3 पे मोर चार्ज डेंसिटी है, इसी तरह -3 पे मोर चार्ज डेंसिटी है। अब अगर चार्ज सेम हो तो फिर साइज़ पे हम डिसाइड करेंगे। ये साइज़ है एक आयन का और इसके ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन ये एक दूसरा आयन है और उसके ऊपर भी +1 चार्ज है। तो छोटे आयन पे अब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, हालांकि चार्ज दोनों पे सेम है लेकिन चार्ज डेंसिटी में फ़र्क आ गया। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं एमोनियम आयन, ये तो कॉमन है दैट वी आर लुकिंग इन द सॉल्यूशन। अब एमोनियम आयन ने क्लोराइड को मिलाना है या हाइड्रोक्साइड को मिलाना है। अब यहाँ पे देखें जो ये नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्साइड में, तो ये ऑक्सीजन पे है और क्लोराइड क्लोरीन पे है। अब ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और क्लोरीन जो है वो 6th ग्रुप में है, 7th ग्रुप में है और नीचे जो है अगले पीरियड में है, तो इस वजह से इसका साइज़ बड़ा होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये एमोनियम आयन के साथ मिल के एमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट में सॉल्युबिलिटी किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, तो मुख्तलिफ फैक्टर उसको इफ़ेक्ट करते हैं। एक ऊपर हमने पढ़ा कि अगर कोई आयन मोर हाइड्रेटेड होता है तो वो मोर सॉल्युबल होगा। दूसरा हमने देखा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड वाला, और तीसरा हमने देखा लैटिस एनर्जी वाला। इस तरह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ रूल्स जमा करके हमने फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा मोर सॉल्युबल है और कौन सा लेस सॉल्युबल है। सो दिस वाज अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट।